हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा दिया था चाचा नेहरू ने, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि चाइना कौन सा वाला भाई बन गया है। लगभग हर देश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हैं जिनके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। छोटे देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसाया हुआ है या उनको बहुत ही ज्यादा टेरराइज किया हुआ है। पर सोचो कि अगर दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन एक साथ काम करे, अपने बीच के सारे भेदभाव और मन मुटाव को भुलाकर एक साथ तरक्की की राह पर चले, तो कैसा होगा। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और चाइना की। दोनों ऐसे देश जो कल्चरली, हिस्टोरिकली और लगभग हर एस्पेक्ट में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो फिर इससे इन दोनों कंट्रीज और बाकी वर्ल्ड पर क्या असर पड़ेगा, चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। इंडिया आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइना 2nd लार्जेस्ट। लेकिन जिस पेस से दोनों कंट्रीज ग्रो कर रही हैं, अगले कुछ डेकेड्स में इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा और चाइना 1st। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जो आजादी के बाद से ही चले आ रहे हैं, वो खत्म हो जाएं, तो क्या ये गोल और ज्यादा जल्दी अचीव नहीं किया जा सकता? वेल, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है और इसके लिए बस एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से आज तक दोनों देश एलाइज या पार्टनर्स नहीं बन पाए, और वो फैक्टर है चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। आइए समझते हैं कैसे। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सीसीपी फॉर्म हुई थी 1921 में और इसकी लीडरशिप संभाली थी माओ जेडोंग ने 1927 में। इसे आप कांग्रेस पार्टी की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि चाइना भी पहले ब्रिटिश रूल के अंडर था। 1947 में ही सीसीपी ने पावर संभाली और उन्होंने चुना सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इसी कम्युनिस्ट मॉडल को उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसको नाम दिया माओइज्म का, और आज तक चाइना में यही मॉडल ऑफ गवर्नेंस फॉलो किया जा रहा है। दरअसल माओइज्म की खास बात यह है कि माओ जेडोंग को सोवियत यूनियन की पॉलिसी पसंद नहीं थी कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बना रहे, और इसी वजह से उन्होंने अपनी पॉलिसी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंडर देश के करोड़ों लोगों को, जो भी उन्हें अपोज कर रहे थे, उन्हें परसिक्यूट कर दिया या मरवा दिया। हाँ, इन्हें हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास मर्डरर भी कहा गया है, हिटलर से भी बड़ा। वॉशिंगटन पोस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने लगभग 4.5 करोड़ लोगों की जान ली थी। और जब हम देखते हैं उइगर मुस्लिम्स पर जो अत्याचार हो रहे हैं चाइना में, तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि चाइना में अभी तक कुछ खास बदलाव आया नहीं। अगर आप इस इशू में इंटरेस्टेड हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हो। अच्छा यार, तो अगर चाइना में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो वहां की जो पब्लिक है उसने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो क्यों नहीं किया? अभी तक तो एक रिवॉल्यूशन हो जाना चाहिए था देश में, तख्ता पलट हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर ऐसा अभी तक हुआ क्यों नहीं? वेल, सीसीपी इंश्योर करने के लिए कि पब्लिक सेंटिमेंट पूरी तरह से उनके अगेंस्ट ना हो जाए और उनकी जनता ही उनको दुश्मन की नजर से ना देखे, और अपने आप को देशभक्त दिखाने के लिए सीसीपी ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि वो टाइम टू टाइम अपने देश का एक्सपेंशन करते रहते हैं, अपने आसपास के देशों की जमीन पर कब्जा करके अपने अंडर ले लेते हैं, और इससे उनकी जनता खुश हो जाती है। जस्ट इमेजिन कि अगर कल मोदी जी आपको प्रॉमिस करें कि वो पीओके ही नहीं, पाकिस्तान को भी इंडिया के अंदर मिला लेंगे, श्रीलंका, भूटान, नेपाल को इंडिया का हिस्सा बना देंगे, तो डेफिनेटली पब्लिक उनके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होगी। इससे कनेक्ट करके आप ताइवान का इशू, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स और वर्ल्ड में चाइना के साथ जिन भी देशों के डिस्प्यूट्स हैं उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। और ना सिर्फ ताइवान, चाइना के साथ जिस भी कंट्री का बॉर्डर लगता है उन सब कंट्रीज के साथ इसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जिनमें रशिया जैसा देश तक शामिल है। अब इस सबसे एक बात तो साफ है, जब तक उनके लीडर्स इस एक्सपेंशनिज्म को फॉलो करते रहेंगे तब तक उनकी पब्लिक इमेज अच्छी बनी रहेगी, वरना कोई और स्ट्रॉन्ग लीडर उन्हें रिप्लेस कर देगा। और इसी पैराडॉक्स की वजह से उनके रिलेशंस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ खराब ही हैं। अब इसकी दूसरी तरफ जब हम अपनी कंट्री को देखते हैं तो हमेशा से ही हमारी पॉलिसी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया ने हमेशा से ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश की है, और आज तक जितनी भी वॉर्स हमने लड़ी हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ, उन सब में पहले एग्रेशन दूसरी कंट्री ने ही किया है और हमने बस रिटेलिएट। लेकिन अब ये जो पॉलिसी है काफी हद तक चेंज हो रही है, और जैसा मोदी जी ने कहा भी, ये नया इंडिया है, ये घर में घुसकर मारेगा। लेकिन स्टिल आज भी इंडिया को काफी सारे लोग मॉडर्न स्विट्जरलैंड कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में से स्विट्जरलैंड ने किसी में भी भाग नहीं लिया, सिर्फ अपनी डेवलपमेंट पर फोकस किया। इनफैक्ट हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तो चाइना को एक फ्रेंडली कंट्री तक मानते थे, लेकिन चाइना ने उनको काफी जल्दी ही गलत भी प्रूव कर दिया। तो क्या चाइना अब फ्यूचर में डेमोक्रेसी बन सकता है? अब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है। यूएसए के फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हेनरी रोवन ने एक इंटरव्यू में समझाया कि जैसे जैसे कंट्रीज रिच और डेवलप होती हैं वो और ज़्यादा डेमोक्रेसी की तरफ इंक्लाइन होती चली जाती हैं। चाइना के केस में ऑल्दो इनिशियली वो बहुत टोटलिटेरियन रेजिम था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे और ज़्यादा यंग और बेटर एजुकेटेड लोग उनकी पार्टी में पुराने लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ भी चेंज हो रहे हैं। ऑल्दो इससे चाइना अचानक एक दिन में डेमोक्रेसी नहीं बनने वाला है, लेकिन उनका पॉलिटिकल सिस्टम लेस सेंट्रलाइज्ड और मोर डाइवर्स हो रहा है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना के विलेज इलेक्शंस। हाँ, ऑल्दो चाइना में सेंटर में सारी पावर सीसीपी के पास है, लेकिन वहाँ के विलेजेस में, रूरल एरियाज में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह।
अब फ्यूचर में हो सकता है कि इन्हें टाउन्स और सिटीज तक एक्सटेंड कर दिया जाए और शायद किसी दिन चाइना की सीसीपी को टक्कर देने के लिए कोई नई पार्टी भी सामने आए। फनी बात तो यह है कि चाइना अभी से क्लेम कर रहा है कि चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया नहीं है। हालांकि वो दिन अभी काफी दूर है, लेकिन अब बस एक ही सवाल बच जाता है कि इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद इंडिया और चाइना एलाइज बन ही जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई गारंटी नहीं है। 6-7 डेकेड से जो नैरेटिव दोनों देशों की गवर्नमेंट्स ने अपने सिटीजन्स के सामने प्रेजेंट किया है, उस वजह से दोनों देशों के सिविलियंस भी एक दूसरे को फ्रेंडली नेबर्स इमेजिन तक नहीं कर सकते। उसे ओवरराइड करने में भी डेकेड्स का ही समय लगेगा। बट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, दोनों कंट्रीज अब इस हद तक डेवलप्ड हो चुकी हैं कि वॉर की पॉसिबिलिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। ताइवान जैसे देशों तक तो ठीक है, लेकिन इंडिया एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और वो कंट्री जिसके पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। उस पर हमला करने से पहले चाइना भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि वॉर से दोनों ही देश कई डेकेड्स पीछे चले जाएंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के मामले में, और डेफिनेटली चाइना भी इतना बड़ा रिस्क उठाने वाला नहीं है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है रशिया। वॉर के शुरुआती महीने में रशिया ने हर दिन $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन का नुकसान उठाया, जिसका उसकी इकोनॉमी पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा ये हम सभी जानते हैं। और उसके बाद भी यूक्रेन का कितना पोर्शन उन्होंने कब्जा आया है वो हम सबको पता है। सेम वे इंडिया या चाइना इतनी बड़ी वॉर बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। वी होप कि हमारे रिलेशन चाइना के साथ फ्यूचर में ठीक हो पाए और हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स कम हो, ताकि हम डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर सकें। और शायद से यही चाइना का एक बहुत बड़ा टैक्टिक है कि इंडिया को और बाकी सारे नेबर्स को टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में फंसा कर रखो, सो दैट वो डेवलपमेंट पर कभी फोकस ही ना कर पाए। बाकी यार आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप चाइना को और इंडिया को एक फ्रेंडली नेबर बनते हुए देखना चाहते हो या नहीं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो यार सब्सक्राइब भी कर ही लो।